तो 7 तारीख को जो बैड एस सुनामी आने वाली है उससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि उसको एक्सपीरियंस कर लिया जाए। और एक्सपीरियंस की जब मैं बात करता हूं तो इसको पूरे तरीके से जब तक आपने एक्सपीरियंस नहीं किया तब तक कुछ देखा ही नहीं। मैं बात कर रहा हूं द कंप्लीट एक्सपोजे यूनिवर्स की। तो बैड एस रवि कुमार एक्सपोजे यूनिवर्स का पार्ट है जिसमें ऑलरेडी एक मूवी आ चुकी है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपका समय बचा करके आपको उसके बारे में बता दिया जाए कि आखिरकार हुआ क्या। और आगे बढ़ने से पहले बता देता हूं कि इस वीडियो में एक्सपोजे या एक्सपोजे जो भी मूवी है इसको लेकर स्पॉयलर्स होंगे, लेकिन वैसे भी थैंक यू बोलना ज्यादा सही रहेगा तुम लोग के लिए। तो सबसे पहले जब ये मूवी स्टार्ट होती है तो हमको बताया जाता है कि ये कहानी ट्रू इवेंट्स के ऊपर बेस्ड है। एंड एट फर्स्ट आई थॉट कि ओ माय गॉड ये क्या कैसे, लेकिन फिर जैसे जैसे मैंने मूवी देखी तो आई रियलाइज्ड ओह अच्छा इसकी बात हो रही थी। तो हमको स्टार्टिंग में एक लड़की दिखाई जाती है जो ऊंची जगह से गिर रही है और गिरने के बाद उसकी मृत्यु हो चुकी है और उसकी फिर फ्यूनरल पे कई सारे कैरेक्टर्स आते हैं, उनको एक एक करके इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। बट आई एम नॉट गोना वेस्ट योर टाइम इन ऑल दैट। मैं आपके लिए एकदम शॉर्टकट तरीके से आपको समझाता हूं। जो ऊपर से गिरने वाली लड़की थी उसका नाम है ज़ारा। ये एक नंबर की हरामी थी और इसके लिए सक्सेस की सीढ़ी चढ़ने पे कोई आपत्ति नहीं, कुछ भी करने को तैयार है। लेकिन हमको कहानी फ्लैशबैक के थ्रू बताई जाती है कि ज़ारा जो एक नंबर की कमीनी और फ्यूचर में जाके मर चुकी है, उसकी दोस्त होती है चांदनी जो काफी अच्छी है। लेकिन इन दोनों के बीच का जो संवाद है, संवाद बोला है मैंने, मतलब इन दोनों के बीच की जो बातचीत है ना वो इस टाइप की है कि देखना चांदनी कहीं गिर ना जाओ, अगर तुम गिर गई तो लोग गिरी हुई बुलाएंगे। एंड दैट इज व्हेन आई रियलाइज्ड हम लोग एक्सपोज यूनिवर्स में हैं। डायलॉग्स तो एक से बढ़कर एक सुनने को मिलेंगे क्योंकि उसके तुरंत ही बाद हमको ये सुनने को मिलता है कोई चांदनी नाम रखने से चांद तक नहीं पहुंचता। लेकिन फिर आता है मूवी का मेन प्लॉट जो मैं आपको यहां पर समझा देता हूं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि दो डायरेक्टर्स हैं जो एक ही साथ एक ही जैसी एक ही टाइम पे रिलीज होने वाली पिक्चरों को बना रहे हैं, जिसमें से एक लेजेंडरी डायरेक्टर है और दूसरा चोर उचक्का टाइप का है। अब ये दोनों डायरेक्टर ज़ारा और चांदनी को अप्रोच करते हैं अपनी अपनी मूवी में कास्ट करने के लिए। अब ये थोड़ा मेरे साथ बने रहना क्योंकि इट गेट्स अ बिट कंफ्यूजिंग बिकॉज क्रिस्टोफर नोलन स्टाइल की स्क्रिप्ट है। तो जिस पिक्चर में ज़ारा काम कर रही है उसमें चांदनी का बॉयफ्रेंड मेन हीरो है, मतलब ऐसा टाइप का, मतलब थोड़ा बहुत। लेकिन इसी सेम मूवी में जिसमें ज़ारा और चांदनी का बॉयफ्रेंड है उसमें हमारे बैड एस रवि कुमार, मतलब जो उस टाइम पे रवि कुमार थे, वो भी हैं। तो ऐसे करके लव ट्रायंगल वाली मूवी बना रहे हैं एक डायरेक्टर, और जो दूसरी मूवी है वो रोमांटिक थीम को फॉलो करेगी, उसके बारे में इतना जानने की जरूरत नहीं है। अब जो इंसेप्शन लेवल राइटिंग एंड डायरेक्शन है उसके हिसाब से ये जो डायरेक्टर है जिसने ज़ारा को कास्ट किया हुआ है ये इन इटसेल्फ मूवी के भी डायरेक्टर है। मतलब ये अपनी मूवी में अपने आप को डायरेक्ट कर रहे हैं, खुद मूवी को डायरेक्ट करते हुए, जो कि पता नहीं क्या क्या करवाएगी। मैं बताता हूं क्या करवा रही है। तो चांदनी जब अपने डायरेक्टर के पास जाती है तो डायरेक्टर साहब बोलते हैं यार मैं एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं जिसमें तुमको एक्सपोज करने की जरूरत पड़ेगी बिकॉज दिस इज गोइंग टू मेक यू अ लेजेंड अपेरेंटली। एंड तो ये सोचती क्या करूं, एक काम करती हूं अपने बॉयफ्रेंड से सलाह ले लेती हूं जो कि राइवल मूवी का मेन एक्टर है। तो वो उसको बोलती है देखो मेरे को ऐसा ऐसा बोल रहे, तो कहते हैं देख बहन कपड़े उतारने हैं तो या तो कैमरे के सामने उतार ले या मेरे सामने। अगले ही शॉट में हम चांदनी को कैमरे के सामने तो चांदनी का मामला तो हो गया फिट, लेकिन ज़ारा का क्या। तो ज़ारा जाती है अपने डायरेक्टर के पास और उनसे कहती है डायरेक्टर साहब मैं अपने रोल के लिए क्या कर सकती हूँ। तो डायरेक्टर साहब उससे साफ बोलते हैं देख बहन ना डांस ना एक्सप्रेशन ना पोज, ओनली एक्सपोज। थैंक गॉड बाकी 3 चीजें तो वैसे भी नहीं हो रही थी। तो आई होप आपको ये दोनों चीजें क्लियर हो गई होंगी क्योंकि अब एंट्री करने वाले हैं बैड एस रवि कुमार, जो अभी रवि कुमार है लेकिन अंदर से तो बैड एस शुरू से ही है। बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन गोरखपुर, सन ऑफ सॉइल, स्टार ऑफ स्टाइल। ये मैं नहीं कहता, पिक्चर में डायलॉग दिया हुआ है। तो अब जो रवि कुमार है वो साउथ इंडियन सिनेमा के एक बहुत बड़े सुपरस्टार है, मतलब इतने बड़े कि अगर मूवी में कोई कैरेक्टर इनको गाली गलोच या एकदम कॉलर वॉलर पकड़ भी लेता है तो पिक्चर थिएटर तक लग भी नहीं पाएगी, अगर लग गई तो पर्दे जला दिए जाएंगे, मतलब ऐसा सच में। तो एक कहानी में छोटा सा ट्विस्ट ये है कि ये एक्टर बनने से पहले एक पुलिस वाले रह चुके हैं और पुलिस वाले छोटे मोटे भी नहीं, बड़े खतरनाक टाइप के। मैंने कहा ना बैड एसरी तो अंदर शुरू से ही है। और ना मैं जापान से कैची लेके आया जो इतनी तेज है, मकड़ा टच हो जाए ना तो उंगली से खून निकाल देती है। लेकिन रवि कुमार की जबान उससे भी ज्यादा तेज है। ये थाने में घुसते हैं, इनको एक नेता दिखता है जो इनके सुपीरियर ऑफिसर के साथ हंस खेल के बात कर रहा है और इसको देख के कहते हैं कि सलाम करना नहीं आता। तो ये कहते हैं मैं सिर्फ तिरंगे को सलाम करता हूँ, किसी भ्रष्ट मंत्री को नहीं। और जो हम लोगों ने बैड एस रवि कुमार ट्रेलर में देखा है ना कि बंदा सिर्फ सिगरेट मुंह में रखता है और उसको जलाता नहीं, तो उसके पीछे की हिस्ट्री भी हमको इसी सीक्वेंस में बता दी जाती है कि बचपन में पापा ने सिगरेट पीते हुए पकड़ लिया था और खूब सपाटे कूदा है। तो उसी दिन से डिसाइड कर लिया कि सिगरेट पीना नहीं है लेकिन सिगरेट के बिना जीना भी नहीं है। तो बस जलाते नहीं है, मुंह में रख लेते। थोड़ा गलत हो गया।
और जो मैंने बैडासरी की बात करी थी उसका सबूत भी हमको यही मिल जाता है। बंदा मंत्री से बच करता है, मंत्री आता है उसको 4 गाली बकता है और रुकता ही नहीं है, बोलता चला जाता है। तो ऐसे में आप क्या करोगे? जाकर के मंत्री को 2 झापड़ लगा दोगे, 2 महीने के लिए सस्पेंड हो जाओगे, कहीं और ट्रांसफर ले लोगे। लेकिन बैडास रवि कुमार उसके पास जाते हैं, उसको गोली मार देते हैं, वहीं पे गोली मार देता है बंदे को, और फिर उसके बाद 1.5 साल की सजा और पूरी सर्विस से मतलब बाहर, खत्म। एक भाई कौन करता है ऐसा? तो अब ये सारी चीजें खत्म, मतलब जेल की सजा काट ली, नौकरी गई, उसके बाद अब पिक्चरों में आ गए, सदरन सिनेमा के बहुत बड़े सुपरस्टार बन गए। और अब ये जो जारा की पिक्चर वाले डायरेक्टर है, इन साहब ने इनको बुलाया कि आप हमारे लिए आके हमारी पिक्चर में काम करो। और ना ये बात शुरू होती भी नहीं है कि रॉक वाली डिमांडें रखनी चालू कर दी। भाई मैं विलन से मार नहीं खाऊंगा, मैं कोई फाइट नहीं हारूंगा, और पिक्चर की शूटिंग पेरिस में होनी चाहिए क्योंकि मुझे इवनिंग इन पेरिस पिक्चर बहुत पसंद है। अच्छा वो आपको इंसेप्शन पसंद नहीं, बहनकरा सोते ही रहते। और बैकग्राउंड सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं होता, हमको ये पता चलता है कि मूवी ये वाली जो हम देख रहे हैं एक्सपोज, ये 1967-68 के आसपास टेक प्लेस कर रही है। और रवि कुमार अकेला नहीं है, इनका एक सौतेला भाई भी है जो ऐसे बुरे काम करता है, मतलब ऐसे जुआ हुआ करता है, और रवि कुमार उससे अग्री नहीं करते। वो उसके पास इसीलिए जाते हैं क्योंकि माँ से वादा किया होता है तो मिल लेते हैं। उसका भाई कहता है कि देख भाई, मैंने सिर्फ ये काम इसीलिए किया है क्योंकि मुझे मोहब्बत हो गई थी, जिस दिन तुझे होगी तब समझ जाएगा। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अब सब कुछ खत्म हो गया, पिक्चर की शूटिंग चालू हो जाती है। रवि कुमार अपने को एक्टर से मिलता है जो कि मूवी का मेन एक्टर है, मतलब लव ट्रायंगल बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो एक्टर जो कि एक्चुअली में चांदनी का बॉयफ्रेंड है, वो रवि कुमार के पास जाता है हाथ मिलाने के लिए, पहला डे ऑन सेट, जो हर कोई कर रहेगा, स्टैंडर्ड प्रोसीजर। रवि कुमार कहता है मैं बच्चों से हाथ नहीं मिलाता, उनको आशीर्वाद देता हूँ। और ये तो बहुत छोटी छोटी चीजें। डायरेक्टर जो मूवी का मेन डायरेक्टर है वो कह रहा है कि आपके स्टाइल और एटीट्यूड पे काम करना पड़ेगा। वो कहता है स्टाइल पे आप काम कर लो, एटीट्यूड पे मैंने बचपन से काम किया हुआ है। मेकअप वाला आगे बोल रहा है कि सर मेकअप कर लेते, कह रहे हैं ऊपर वाले ने करके भेजा है। और ना शॉट की कोई रिहर्सल नहीं करनी, क्योंकि अपेरेंटली रिहर्सल वो लोग करते हैं जिनको अपने काम पे भरोसा नहीं होता। और जब टेक देना शुरू किया तो डायलॉग पूरे चेंज। उन्होंने कहा सर ये तो स्क्रिप्ट में नहीं है। बोले मैं जो बोलता हूँ वो स्क्रिप्ट बन जाती है, थैंक मी लेटर। और पिक्चर की हीरोइन है, उससे पूछा तुम कौन हो? बोले मैं हीरोइन हूँ। बोले मेरी तो पीछे आ रहे हो आप लोग। तो उसको देख के हंसना शुरू कर दिया। कह रहे क्यों हंस रहे हो? कहते तुम्हारी तकदीर को देख के जलन हो रही है कि रवि कुमार तुम्हारे लिए लड़ाई कर रहा है। और ना ये सब चल ही रहा होता है तो पता नहीं कहां से अचानक एक रैंडम बॉडी सेलिंग सीक्वेंस, मतलब जो एक्ट्रेस है जारा, उसको लगता है पिक्चर में पैसे नहीं मिल रहे, या मिल रहे तो बहुत ही कम मिल रहे हैं। अपेरेंटली वो जाकर के किसी और के साथ सोने का काम शुरू कर देती पैसे के लिए। पहले बोलती है 50,000 देगा, तो कहती मैं मना कर देती, फिर कहती 1 लाख देगा। आई हैव नो आइडिया कि सीक्वेंस आई तो आई क्यों, मे बी जस्ट 2014 थिंग्स। अरे हाँ ये तो बताना ही भूल गया, पिक्चर में हनी सिंह भी है वो, और हरामी म्यूजिक कंपोजर बने हुए। वो उनका काम है कि अपने एक गाना बनाते हैं और वही सेम गाना दोनों अलग अलग डायरेक्टरों अलग अलग पिक्चरों के लिए बेच दिया, मतलब एक ही गाना दोनों पिक्चरों में आएगा। पहले मैं सोचा भाई क्या चोरी चकारी वाला रोल दे दिया, फिर मुझे ध्यान आया ओ तभी पिक्चर रियल इंसिडेंट्स पे बेस्ड। अब ये सब चीजें चल रही होती है कि इतने में साइड में जो पिक्चर शूट हो रही है जिसमें चांदनी है, उस सेट पे आग लग जाती है और बचाने पहुंचते हैं हमारे रवि कुमार साहब। उनको रोकने की कोशिश करता है हर कोई, लेकिन वो उसका बॉयफ्रेंड भी है जो दूसरी पिक्चर में काम कर रहा है, वो भी आ गया, लेकिन वो बचाने नहीं जा रहा। तो बैडास रवि कुमार अपनी बैडासरी शो करते हुए आग से खेलते हैं और चांदनी को बचा के ले आते हैं, और वहां उनको हो जाता है लव एट फर्स्ट साइट। और ना अगली कुछ सीक्वेंसेस के बारे में मैंने सोच के देखा कि लड़की से किसी को प्यार है, लड़की को किसी और से प्यार है, साथ में वो किसी और के है, और यूरोप की गलियों में हमारे रवि कुमार एकदम स्टोइक पोजेस दे रहे हैं गाना गाते हुए। तो कुल मिला के आप ऐसे समझ सकते हो कि हिमेश रेशमिया के एक म्यूजिक वीडियो की पूरी पिक्चर बन गई। तो अब ये सारी चीजें चल रही है, दोनों की पिक्चरें रिलीज हो गई सेम डे पर। अब क्या हुआ कि जो दूसरा डायरेक्टर था जिसने चांदनी वाली मूवी बनाई थी, उसने अपनी पिक्चर को बॉक्स ऑफिस पे हिट कराने के लिए कुछ समोसों की व्यवस्था कराई और सब समहाउ हिट करवा दिया, और फिर नेगेटिव पब्लिसिटी करवाई दूसरी पिक्चर की, तो पिक्चर चली नहीं। मतलब जिस पिक्चर में हमारे रवि कुमार और जारा और वो जो मतलब लव ट्रायंगल वाला था वो पूरा वो चली नहीं, और जो दूसरी पिक्चर है उसने काफी पैसा कमा लिया। अब इस बात की सक्सेस पार्टी होती है बिकॉज जो अवार्ड मिला है वो जारा को मिल जाता है, क्यों पता नहीं। और एक बात माननी पड़ेगी, पार्टी चल रही है, हर कोई मजे में है, लेकिन रवि कुमार जी अपने कैरेक्टर से बाहर नहीं निकलते क्योंकि ही इज स्टिल अ बैडआस। उनके पास कोई आता है उसको कहता है पंखे से लटका के ऐसा घुमाऊंगा कि भूल जाएगा इंसान है या लट्टू। डैम दैट वाज समथिंग ब्रो। अब क्या है कि रवि कुमार को ये पता चल गया कि चांदनी और जारा के बीच में बनती नहीं, और जारा जो है उसको एकदम ऐसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है हमेशा, तो ये जारा के पीछे लग जाते हैं, मतलब पीछे इन द सेंस, मतलब उसके पास जाके बोलते रहे ड्रेस अच्छी लग रही, कहां से बनवाई? बोली क्यों? बोले सोच रहा हूँ घर के पर्दे बनवा लूं। इस तरह की बेइज्जती पार्टी में सब लोग के सामने। तो जारा ये समझ जाती कि इसको चांदनी पसंद है और मैं इस रिलेशनशिप जो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती, उसको सैबोटाज करके मानूंगी। एंड ये डायलॉग बाजी अपनी जगह चलती रहेगी, सब कुछ होता रहेगा। बस ये पता चलता है कि उस पार्टी में ही एक्चुअली जारा जो है वो ऊपर से नीचे गिरती है एंड शी डाइज। अब ये किसने मारा, कैसे किया,
वो नहीं पता, बस चांदनी के बॉयफ्रेंड को अरेस्ट कर लिया जाता है बिकॉज अपेरेंटली उसने ये सारे कांड किए थे और पिक्चर स्विच कर जाती है कोर्ट रूम ड्रामा पे। अब आप देख रहे हो कि आपको एक ही पिक्चर में पुलिस इन्वेस्टिगेशन, फिल्म मेकिंग के बेसिक्स एक्सपोज कैसे करना है, वो फिर एक दूसरे को नीचे कैसे दिखाना है, वो डायलॉग्स तो है ही और कोर्ट रूम ड्रामा का मजा भी दे रहे हैं। तो अब कोर्ट में सब लोग तैयार है। चांदनी का जो बॉयफ्रेंड है वो कोर्ट में खड़ा हुआ है एज एन एक्यूज्ड और उसको अभी कभी भी सजा हो सकती है क्योंकि सारा एविडेंस उसके अगेंस्ट पाइल अप हो चुका है। लेकिन फिर एंट्री होती है बैडास भाई साहब की। अब अगर आप सोच के देखो कि अगर चांदनी के बॉयफ्रेंड को सजा हो जाती है तो रवि कुमार का रास्ता एकदम खाली है चांदनी के लिए, लेकिन he does the righteous thing। तो वो जाते हैं उस पुलिस वाले के पास जो एक टाइम पे उनका खुद का ही सुपीरियर था। उसको कहते हैं सच बोल दे, जो जो तूने झूठ बोला है सच बोल दे, नहीं तो इतना मारूंगा मौत भी नहीं मांगेगा। और वो जाता है, कहता है भाई मैं एक मिनट सबको सच बता देना चाहता हूँ, मैंने सब कुछ झूठ बोला, समोसा मतलब वो सारी चीजें करी है, एविडेंस फेक वेक सब कुछ। और अल्टीमेटली ये पता चलता है कि ये मरी कैसे थी। हनी सिंह का इससे अफेयर चल रहा था और उसकी शादी भी हो चुकी है, तो वो 2 गाने मतलब वो पूरा एंगल। तो वो जाता है, इससे छत पे बात कर रहा होता है, इतने में इसकी बीवी आने लगती है तो लड़की को धक्का मार देता है ये मतलब अपने आप को ये दिखाने के लिए कि मेरा तो कुछ भी नहीं है, मैं तो एकदम जलेबी की तरह सीधा, उसको धक्का मार के नीचे फेंक देता, वो मर जाएगी भाई। एंड फिर हनी सिंह कहता है यार मेरी तो गलती हो गई, सॉरी यार, ये वो अपना कूल बनने की कोशिश। लेकिन फिर रवि कुमार कहते हैं कि कहानी यहां पर खत्म नहीं हो जाती। एक्चुअली जिस छत से वो गिरी थी उसके नीचे एक छोटी सी छत और थी, तो वो वहां जाके लटक गई, तो वहां से उसको किसी ने नीचे फेंका। एंड गेस हु कुड इट बी? उसकी खुद के पिक्चर का डायरेक्टर। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि इन भाई साहब ने पिक्चर बनाई जो बिल्कुल भी चली नहीं, और वैसे होटल की रात में खिड़की खोल के देखते तो इनको अपनी पिक्चर की हीरोइन खिड़की के बाहर लटकती हुई मिल रही है। इसने सोचा कि मर जाएगी तो सिंपैथी के नाम पे पिक्चर चला दूंगा, जो चल भी जाती है। वो कह रही है बचाओ, कहता हाँ आ जाओ, अरे बढ़िया बढ़िया बढ़िया, और छोड़ देता है, मर गई। लेकिन यहां पर आप देख रहे हो मेटा कमेंट्री किस लेवल की है। जिस डायरेक्टर ने इस एक्ट्रेस को मारा है, विक्टिम को मारने वाला डायरेक्टर एक्चुअली में फिल्म का भी डायरेक्टर है। मतलब ये डायरेक्टर साहब अपने आप को शूट कर रहे थे किसी और को मतलब मारते हुए। मेटा कमेंट्री ब्रो। और जब ये सब चीजें खत्म हो जाती है तो कोर्ट के बाहर सब लोग इकट्ठे होते हैं। चांदनी इनके पास आती है अपने प्यार का इजहार करने, क्योंकि पुष्पा ने तो अभी बोलना शुरू किया है, ये 1967 से झुकेगा नहीं साला है। तो चांदनी इनके पास आके कहती है देखो मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आई लव यू। ये बंदा आखिरी तक उसको नहीं बोलता आई लव यू टू। मेरे को लग रहा था थैंक यू ना बोल दे। तो गले वाले मिलते हैं। फिर हमको एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि ज़ारा नीचे गिरी पड़ी है लेकिन वो मरी नहीं, और उसके सामने चांदनी बैठ के दारू पी रही होती है। और वो जैसी ज़ारा को देखती है कहती है अरे ये तो मर रही है, उसको बचाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर उसको वही डायलॉग याद आ जाता है, इतना भी मत गिरो कि लोग गिरी हुई बुलाने लगे। वो अपनी दारू की बोतल उठाती है, उसके सिर पे मार के उसको मार देती है। मतलब इंस्टॉलमेंट में मर रही है बेचारी। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, ये सब होते हुए हमारे रवि कुमार साहब देख लेते हैं। तो वो चांदनी को हक करते टाइम उसको कहते हैं कि तुम अपना भी तो सोचा करो, अगर वो कांच की बोतल का एक टुकड़ा तुम्हारे मुंह पे लग जाता तो मेरा क्या होता। I guess this was him saying I love you too। तो मतलब रवि कुमार अपनी बैडासरी दिखाते हुए चांदनी के गुनाहों को एकदम पर्दा डाल देते हैं, और फिर आखिरी में कहते हैं कि चांद पे दाग तो है लेकिन ये दाग सिर्फ मेरा है। तो बस इसी के साथ एक्सपोज यूनिवर्स की एक्सपोज मूवी जो सबसे पहला पार्ट है वो खत्म हो जाती है। अब इसका सीक्वल बैडास रवि कुमार हम लोग देखेंगे, जो कि 1980s में सेट है, 1960s में सेट था। और देखना पड़ेगा कि ऐसा क्या हो गया इनकी लाइफ में कि बाल बढ़ा के दाढ़ी बढ़ानी पड़ी। आई थिंक इसमें हमको चांदनी या ज़ारा वाला कोई एंगल देखने को तो नहीं मिलेगा, क्योंकि मतलब वो तो बुढ़ी हो चुकी होंगी अभी तक। तो बस ये जो भी बैडास पना था मैंने आपके हवाले कर दिया। अब आगे आप जानो, थोड़ा बैडास पना दिखा करके वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दिया करो। कितना बाय यार।